हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में जानकारी दूंगी। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको एज सून एज पॉसिबल नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। विचार या भाव व्यक्त करते समय वाक्य के बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों यानी निशानों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बच्चों, अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग न करें या उसका सही ढंग से प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी अर्थ भिन्न अर्थ देगा। यानी कि बिल्कुल कई बार जो हम बात कहना चाह रहे हैं, जो हम अर्थ स्पष्ट करना चाह रहे हैं, उसका विपरीत अर्थ भी हो सकता है, उसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है। देखें, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। आओ मत जाओ, इसमें बच्चों इस वाक्य में अर्थ पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो रहा, अस्पष्ट सा वाक्य है। दूसरा देखें, आओ मत जाओ, इसमें आने के लिए कहा जा रहा है और जाने के लिए मना किया जा रहा है। तीसरा वाक्य देखें, आओ मत जाओ, तीसरे वाक्य में आने के लिए मना किया जा रहा है और जाने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि इसमें वाक्य नंबर 2 और 3 में बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां, विपरीत स्थिति है और पहला वाक्य अस्पष्ट है। इस तरह से हम देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्हों का बहुत अधिक महत्व होता है। आइए अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे विराम चिन्ह हैं जिनका प्रमुख रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। पहला, अल्प विराम, कॉमा, अर्ध विराम, सेमीकोलन, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, उप विराम, कोलन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरजेक्शन या एक्सक्लामेटरी भी इसको बोल सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, कोष्ठक, ब्रैकेट, योजक चिन्ह, हाइफन, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन, निर्देशक चिन्ह जिसे हम डैश भी कहते हैं, विवरण चिन्ह, कोलन प्लस डैश होता है, रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन, हंसपद या काकपद। हंसपद का मतलब है बच्चों हंस के पैर, यानी कि इसका निशान कुछ इस तरह से बनता है। बच्चों यहां पर मैंने एक तरह का ये उल्टा वी बनाया है, इसको थोड़ा नीचे लगाते हैं। और काकपद का मतलब है कौवे का पैर, है ना। तो जैसे ऐसे बना देते हैं बच्चों, सीधी रेखा खींच के नीचे वी बना देते हैं, है ना, इस तरह से बनाते हैं। इसको हम इसलिए बोलते हैं हंसपद, हंस का पैर या कौवे का पैर, इस तरह से बोल देते हैं इसको हम त्रुटि पूरक भी बोलते हैं बच्चों, कि लिखते समय अगर कुछ छूट जाए तो हमने गलती हो गई हमसे तो हम उसको पूरा कर रहे हैं, है ना। आइए अब हम विस्तार से एक एक विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किन स्थितियों में इनका प्रयोग होता है। अल्प विराम, वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करके प्रदर्शित करना हो, दिखाना हो, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मुझे आम, अमरूद, सेब और संतरा बहुत पसंद है। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ आम, अमरूद, सेब, इनको अलग अलग दिखाने के लिए और थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुकते हैं, हम यहाँ रुके हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ कॉमा लगाया है हमने। और देखें, एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए देखिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। बच्चों देख रहे हैं आप, इनको अलग अलग दिखाने के लिए लेकिन एक ही वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए हमने यहाँ कॉमा लगाया, अल्प विराम बीच बीच में लगाए हैं। जब हम संवाद लेखन करते हैं, जैसे नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो
आप देख रहे हैं बच्चों, उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले नीचे अल्प विराम आता है। जब हमने कहा, नेताजी ने कहा, हम यहाँ कुछ देर के लिए रुके, थोड़ी देर के लिए, इसको हम प्रदर्शित करने के लिए यहाँ कॉमा यानी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। संवाद के दौरान हाँ अथवा नहीं के पश्चात यहाँ पर भी हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। जैसे देखें, गीता, अंकिता क्या तुम मेरे घर आ रही हो? अंकिता, हाँ अभी थोड़ी देर में आ रही हूं। तो बच्चों आपने यहां देखा कि हमने यहां हाँ के बाद भी कॉमा लगाया है, जहां हम बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। जहां शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, है ना? तो हम इसमें बीच बीच में लगा सकते हैं, यहां पे लगाएंगे। उपवाक्यों को अलग करने के लिए बच्चों, मिश्र वाक्य में उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी हम कई बार कॉमा अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। यह वही घर है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अगला चिन्ह है अर्धविराम। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक ठहरते हैं और पूर्ण विराम से कम देर ठहरते हैं, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इसको सेमीकोलन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इसकी स्थिति देखें, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच कोई योजक नहीं होते, योजक माने कंजंक्शंस, जब कंजंक्शन नहीं होते तो हम स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच में बच्चों इसका प्रयोग करते हैं। देखें, जैसे उदाहरण के तौर पर, जल्दी चलो, सामान पैक करना है, समय पर भी पहुंचना है ना? बच्चों देख रहे हैं आप, ये है कंटिन्यूएशन में, है ना? इसको हम लेकिन पृथक पृथक थोड़ा सा अलग अलग दिखाने के लिए हम यहाँ अल्प विराम से कुछ ज्यादा देर रुकते हैं, तो हम वहां पर सेमीकोलन लगाते हैं, अर्धविराम लगाते हैं। अगली स्थिति, विरोधवाची कथन प्रकट करने के लिए। विरोधवाची माने जहां विपरीत बात कही जा रही है, विरोध किया जा रहा है, बात में उल्टी बात कही जा रही है। देखें, वह माफी मांगता रहा, लोग उसे मारते रहे, यहां बिल्कुल विपरीत बात कही गई है, तब वहां पर हम अर्धविराम सेमीकोलन का भी प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूर्ण ठहराव, पूरी तरह से विश्राम। इसका प्रयोग सामान्यतः वाक्य की समाप्ति पर होता है। देखें स्थितियां, सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों के अंत में पिताजी बाजार गए। सरल वाक्य है, वाक्य की समाप्ति पर हमने पूर्ण विराम लगाया, यानी यहां कथन समाप्त हो गया। पिताजी बाजार गए और वहां से सब्जी लाए। लाए के बाद कथन समाप्त हो रहा है, कथन की समाप्ति पर पूर्ण विराम। जब पिताजी बाजार गए तब वहां से सब्जी लाए। यहां पर भी बच्चों मिश्र वाक्य में भी कथन के बाद वाक्य समाप्त हो रहा है, कथन की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगेगा। अगली स्थिति, दोहा, चौपाई आदि छंदों के चरण के अंत में। बच्चों देखें, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, यहां पर एक पूर्ण विराम लगेगा। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, जब दोहा समाप्त होगा या चौपाई समाप्त होती तो हम 2 पूर्ण विराम लगाते हैं। अगली स्थिति देखें बच्चों, अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि प्रश्नवाचक शब्द हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम प्रश्न नहीं पूछ रहे होते, हम निश्चित रूप से बात कर रहे होते हैं। तो हम देखें क्या, देखिए एक स्थिति देखें, एक वाक्य देखें, उसने यह नहीं बताया कि वह कब आ रहा है। हम ये नहीं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं इसमें बच्चों, आप देख रहे हैं, हम जबकि कब प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम ये बात निश्चित रूप से कह रहे हैं कि ऐसा उसने नहीं किया है, हमें ये बात निश्चित रूप से हम बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये वाक्य हम जो है, ये नकारात्मक वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं समझा जाता बच्चों, ये साधारण वाक्य ही समझा जाता है। साधारण वाक्य मतलब मिश्र वाक्य भी हो सकता है, संयुक्त भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, लेकिन ये वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि हम प्रश्न नहीं पूछ रहे, हम ये बात निश्चित रूप से कह रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों के प्रत्यक्ष जो प्रश्न होते हैं उसके अंत में भी ये पूर्ण विराम ही लगता है। उपविराम यानी कॉलन, जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाता है, वहां अपूर्ण विराम या फिर हम उपविराम भी कहते हैं,
इसका प्रयोग किया जाता है। पहली स्थिति, वाक्य में विशिष्ट बात का उल्लेख करने के लिए। जब हम कोई प्रमुख बात कहना चाह रहे हैं, है ना, तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों देखें, कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। दूसरी स्थिति, शीर्षक देने में, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। बच्चों देखें, यहां पर भी हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं, शीर्षक देने में भी करते हैं। जैसे हम एक और भी ऐसे दे सकते हैं, दहेज प्रथा, सामाजिक कलंक, है ना, दहेज प्रथा कोलन सामाजिक कलंक, ऐसे भी दे सकते हैं। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी साइन ऑफ इंटरजेक्शन। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, करुणा, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे, छी, तुम्हारी कमीज कितनी गंदी है। तो इस प्रकार के बच्चों, जब हम शब्द या वाक्य लिखते हैं तो उसे भी हम व्यक्त करते हैं, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे छी के बाद हमने यहां पर विस्मयादिबोधक लगाया है। अन्य स्थिति देखें बच्चों, विस्मयवाचक वाक्यों, पदबंधों या पदों के अंत में काश उसने पहले महसूस किया होता। अब यहां देखें, हमने वाक्य के बाद लगाया है, काश के बाद अल्पविराम लगाकर, और वाक्य के बाद हम जब पूरा वाक्य ये ऐसे हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम विस्मयादिबोधक लगाते हैं। वाह, बहुत खूब। यहां देखें, वाह के बाद और बहुत खूब के बाद भी, दोनों के बाद भी लगा सकते हैं। और बहुत खूब के बाद बच्चों हम यहां पर विस्मयादिबोधक भी लगा सकते हैं, पूर्ण विराम भी लगा सकते हैं। अगला देखें, संबोधन के पश्चात, जैसे मित्र, बड़े दिनों बाद मिले हो, बड़े दिन बाद मिले हो, है ना। तो मित्र, हम जब संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तब भी हम विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं। अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। जब वक्ता, यानी कि वक्ता माने बोलने वाला, बात को कहने वाला, कोई प्रश्न पूछता है तो वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है। पहली स्थिति देखें, जब वक्ता प्रश्नवाचक अव्यय बच्चों ये हैं प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, कहां, कौन, किसे, कैसे, है ना, आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है। जैसे, तुम कहां थे। तो ऐसे वाक्यों के अंत में हम क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। दूसरी स्थिति, जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किए बिना वाक्य को अनुतान रूप में बोलते हुए प्रश्न पूछे। अनुतान रूप में मतलब बच्चों, वाक्य को इस लहजे में पूछे, किसी शब्द पे कुछ ज्यादा जोर देते हुए पूछे, तब भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे, तुम आओगी। बच्चों देखा, सुना आपने, मैंने जो ये वाक्य बोला, तुम आओगी, तो इसको हमने आओगी को इस लहजे में बोला कि लग रहा है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तब भी हम यहां पर, हालांकि बच्चों हमने प्रश्नवाचक शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस अंदाज में पूछा, तो उसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। बेटा अगला चिन्ह है कोष्ठक। इसका प्रयोग विशिष्ट जानकारी देने के लिए किया जाता है। जब हम कोई प्रमुख जानकारी देना चाहते हैं या हम कोई एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहते हैं, तो बच्चों तब भी इसका प्रयोग किया जाता है, ब्रैकेट का, कोष्ठक का। पहली स्थिति, कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे नियति, तो ब्रैकेट में हमने इसका अर्थ दे दिया भाग्य। कालिखा कौन मिटा सकता है। दूसरी स्थिति, किसी अन्य भाषा के पर्याय यानी कि सिनोनिम देने के लिए, जैसे संज्ञा, ब्रैकेट में लिख दिया नाउन, किसे कहते हैं, है ना। अगली स्थिति देखें, क्रम सूचक अंकों, अक्षरों के लिए, जैसे देखें क, ख, ग आदि। मतलब हमने अलग अलग इसको प्रदर्शित करना है बच्चों, तो हम जब इस तरह से क्रम लिखते हैं, अंक भी लिख सकते हैं, 1 2 3 या 1 2 3, तो हम ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। आप बच्चों देखते हो, जैसे कई बार जो आपका क्वेश्चन पेपर भी आता है बेटा, तो उसमें जब एक प्रश्न के कई खंड होते हैं, तो क ख ग टीचर लिखती है ना, तो उसको ब्रैकेट में लिखा होता है ना, क ख ग,
वही बात है बच्चों। अगला चिन्ह है योजक चिन्ह, हाइफन। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में हाइफन भी कहते हैं बच्चों, इसका देखें प्रयोग कब करते हैं? शब्द युग्मों, यानी कि जो शब्द जोड़े के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखें, खाते पीते, उठते जागते, सोते जागते, है ना बच्चों। तो इनमें भी दोनों शब्दों में हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। अगला देखें, शब्दों के द्वित्व रूप में, जैसे मतलब बच्चों जब किसी शब्द का रिपीटिशन होता है तो उसको कहते हैं द्वित्व। द्वित्व माने दो बार, एक शब्द दो बार आ रहा है। जैसे देखें, धीरे धीरे, आगे आगे, तो बीच में हमने हाइफन लगा दिया, है ना। अगला देखें, तुलनात्मक शब्दों, तुलनात्मक का मतलब जब कंपैरिजन करते हैं, जब हम किसी से किसी की कंपैरिजन करते हुए, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सा, सी, से, तो उससे पूर्व हम ले लगाते हैं। जैसे फूल सी बच्ची, तो फूल सी, दोनों के बीच में हाइफन। पत्थर सा दिल, पत्थर सा के बीच में हाइफन। अगला देखें, तत्पुरुष और द्वंद्व समास के दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के बीच में, रसोई घर, तो रसोई का घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, है ना। तो आप देखें दोनों के बीच में हाइफन है यहां पर भी, दोनों पदों में। द्वंद्व समास में भी आगे पीछे, तो जब इसका हम बच्चों विच्छेद, जब हम वो करते हैं, आप समास वगैरह करते हैं तो लिखते हैं ना आगे और पीछे, या आगे या पीछे, है ना, ऊपर नीचे। तो बच्चों खास कर बच्चों द्वंद्व समास में तो ये हाइफन आता ही है। अगला, संख्याओं के मध्य, जैसे 2-3 बच्चे इस कार्य को करें, जैसे बोल देती ना टीचर भी, 2-3 बच्चे इस कार्य को इस काम को कर लो, 2-3 बच्चे इस कार्य को करें, ऐसे बोलते हैं ना, बोल भी, है ना। तो उसमें 2-3 मतलब 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं दोनों के बीच में, संख्याओं के मध्य। अगला चिन्ह है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, जिसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। किसी की कही हुई बात को उसी तरह से प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब बच्चों किसी ने कोई बात कही, हम उसे ज्यों का त्यों वैसे ही हम लिखते हैं, तो हम इनका प्रयोग करते हैं उद्धरण चिन्हों का। ये 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा, दोहरा में डबल आता है। देखो, जैसे किसी व्यक्ति का उपनाम या किसी ग्रंथ का नाम इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी जी का ये उपनाम था निराला, तो हम निराला को सिंगल इन्वर्टेड में लिखेंगे। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की ने एक जो महाकाव्य लिखा, जिनका ये कामायनी महाकाव्य माना जाता है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसका हिंदी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान है ना, ये कामायनी, तो हम इसको सिंगल इन्वर्टेड में लिखेंगे। अगला देखें, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए, मूल रूप में यानी कि ज्यों का त्यों, जो उसने कहा वैसे ही हम इसको लिख दें, उसमें कोई बदलाव ना करें। हम उसमें बच्चों डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, तिलक ने कहा, अल्प विराम नीचे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनकी बात को बिल्कुल एकदम ज्यों का त्यों लिखा हमने, तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे बच्चों, जब डबल इन्वर्टेड कॉमा अंत में आता है तो पूर्ण विराम के बाद आता है। कुछ बच्चे कई बार पहले लगाते, पहले नहीं आएगा बच्चों, पूर्ण विराम के बाद आएगा। अगला है लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके बाद शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे देखें बच्चों, उत्तर प्रदेश पूरा ना लिख के और हम जैसे उ 0 प्र 0 ऐसे लगा देते हैं बच्चों। कृपया पृष्ठ उलटिए, आपने देखा क्वेश्चन पेपर में नीचे कई बार लिखा होता है क्री 0 प्री 0 उ 0। डॉक्टर, ये तो देखा होगा बच्चों आपने बहुत ज्यादा, है ना। डॉक्टर को पूरा ऐसे ना लिखे, वर्तनी पूरी ना लिखे, पूरी स्पेलिंग ना लिखे, हम डॉ बस ऐसे और 0 लगा देते, है ना। ये होते हैं लाघव चिन्ह। अगला है निर्देशक चिन्ह बच्चों, जिसे आप डैश भी कहते हैं। इसका चिन्ह एक पड़ी रेखा
के रूप में योजक चिन्ह से थोड़े बड़े आकार का होता है। बच्चों कंजंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था, कंजंक्शन चिन्ह है ना, योजक चिन्ह है ना, जिसको हम हाइफन कहते हैं बच्चों, उससे थोड़ा बड़ा होता है ये चिन्ह। इसका प्रयोग कहां होता है? संवाद में बोलने वाले के नाम के बाद, जैसे रवि, तुम सही कह रहे हो, रवि ने कोई बात कही, तुम सही कह रहे हो, है ना, वहां पर होता है बच्चों। दूसरा, निर्देश कथन के बाद, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, बच्चों आगे ये लगा डैश लगा होता है, आपने देखा होगा आपके क्वेश्चन पेपर में भी। तीसरा, उद्धृत कथन से पूर्व, कभी कभी ये भी होता है, ऐसे भी लगा होता है, पिताजी ने कहा डैश ईमानदारी महान गुण है। बच्चों ये वाला एक, इसको अच्छी तरह से समझ लें, पिताजी ने कहा डैश ईमानदारी महान गुण है। बच्चों ये भी सही है, और एग्जाम में मान लो अगर आपका इस तरह का वाक्य आता है तो पिताजी ने कहा डैश ना लगा के आप अल्प विराम लगाएंगे तब भी आप, और बाकी सेम ऐसे यहां ईमानदारी महान गुण है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तब भी सही है। बच्चों दोनों तरह से आपका वाक्य सही होगा। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों दोनों तरह से सही होगा। अगला चिन्ह है विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह कोई सूचना, निर्देश या विवरण देने के लिए होता है। बच्चों ये बात आप ध्यान से समझ लें, जो मैंने अभी आपको बताया पिछला, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह लगभग एक ही जैसे एक दूसरे के जगह पर हम लगा सकते हैं, इनमें बहुत ज्यादा भेद नहीं है, दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। आप वो लगाएं, आप निर्देशक चिन्ह कहीं पे लगाएं या विवरण चिन्ह, बच्चों दोनों ही सही माने जाएंगे, है ना, आपका गलत नहीं होगा। संज्ञा के 3 भेद हैं, दो आपने देखेंगे, यहां कोलन लगा दिया और आगे डैश लगा दिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। बच्चों अगर आप यहां पर सिर्फ डैश भी लगाओगे, ये ना लगाकर, है ना, कोलन और ये डैश ना लगा, सिर्फ डैश भी लगाओगे तब भी आपका सही माना जाएगा। बच्चों ये दोनों विवरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह फिर से सुन लें, ये दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही प्रायः स्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है रेखांकन चिन्ह यानी अंडरलाइन। वाक्य में किसी महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर भी आपको कहती हैं कि बच्चों अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं या कोई प्रश्न लिख रहे हैं, मुख्य मुख्य बात दिखानी है, या हेडिंग कोई लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन किस लिए लिखते हैं बच्चों? ताकि ये बात हमारी विशिष्ट है, ये मुख्य रूप से है, ताकि एग्जामिनर की उस पर नजर जाए, है ना, या हम ये बात को अधिक तरह स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, है ना, तो हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं, उसको रेखांकित कर देते हैं। जैसे यहाँ बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, अगर मान लो हम निबंध लिख रहे हैं और कुछ भी है बच्चों ऐसे, तो अगर हम किसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं और ज्यादा उसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम उसको रेखांकित कर देते हैं ना। अब बच्चों अंतिम है हंसपद या काकपद चिन्ह। हंसपद मैंने बताया बच्चों पहले आपको, हंस का पैर, है ना, स्वान का पैर, या काकपद कौवे का पैर, मतलब इस तरह से जैसे पंजे को निशान से ड्राइंग में बना देते हैं ना बच्चों। तो ये बच्चों चिन्ह थोड़ा ऊपर लग गया है इसमें वीडियो में, थोड़ा आप इसको नीचे बनाएंगे, लेकिन तो इसको नीचे बना के, और बच्चों जो हमारा छूट जाता है कोई अंश लिखते समय, कोई बात छूट गई, कोई शब्द छूट गया, तो हम ऐसा चिन्ह बना के ऊपर लिख देते हैं, है ना बच्चों। इसको हम बोलते हैं हंसपद या काकपद चिन्ह। बच्चों ये तो थे पंक्चुएशन मार्क्स। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बच्चों अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं बच्चों। और अब मिलते हैं हम किसी नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों। और बच्चों एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे और चैप्टर्स के लिंक मैंने नीचे दे दिए हैं, आप उन्हें जरूर चेक कर लें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।